हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आज 22 मार्च 2023 की करंट अफेयर के साथ आप सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं। शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ और देखेंगे आज की न्यूज़ में क्या है खास। तो आज की पहली न्यूज़ बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार से। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो सालों साल एग्जाम का हिस्सा बनता है। तो क्या है न्यूज़, आइए विस्तार से पढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं जिनका नाम क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, शिव शंकरी। इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है और तमिल लेखिका हैं शिवा शंकरी। इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या क्या दिया जाता है, तो 15 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, एक प्लेक दिया जाता है और एक स्मारक दिया जाता है। बात करें शिवा शंकरी की, तो एक उत्कृष्ट लेखिका हैं जिनका करियर 50 साल से अधिक का हो चुका है। इस दौरान उन्होंने 36 उपन्यास, 48 नॉवेल्स, 150 लघु कथाएं, 15 यात्रा वृत्तांत, 7 निबंध संग्रह और 3 जीवनी लिखी है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक जीवनी भी इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरस्वती सम्मान 2022 किनको मिला है? प्रसिद्ध तमिल लेखिका हैं शिवा शंकरी। इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि क्या नाम है, तो शिवा शंकरी। कहाँ की लेखिका है, तो तमिल की लेखिका है। अगला पॉइंट, कितने रुपए का अवार्ड मिलता है, तो 15 लाख रुपए मिलता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ और डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ और फैक्ट अच्छे से जान लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है जो किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई असाधारण साहित्यिक रचनाओं की श्रेणी को पुरस्कृत करता है। जो पुरस्कार वर्ष से 10 वर्ष पूर्व तक लिखी गई हो, यानी 10 वर्ष पहले तक की लिखी गई बुक को इसमें देखा जाता है। चयन समिति, जिसे चयन परिषद के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अर्जुन कुमार सीकरी द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है और इसमें देश के विभिन्न शोधकर्ताओं और लेखकों के प्रसिद्ध लोग शामिल हुए हैं। इसके अलावा बात करें के बिड़ला फाउंडेशन, जिसके द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, तो इसके अलावा 2 अन्य साहित्यिक पुरस्कार और भी दिए जाते हैं। उनके नाम क्या है, तो पहला है बिहारी पुरस्कार और दूसरा है व्यास सम्मान। तो ये याद रखिएगा, इस न्यूज़ से जुड़ी हुई सारी की सारी स्टैटिक जीके भी मैंने आपको कवर करा दी है और करंट सिनेरियो से जुड़ी हुई एक एक न्यूज़ को तो मैंने आपको कवर करा ही दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा होगा और पहली न्यूज़ अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, एक एक चीज़ क्लियर हो गई है, तो अपने प्यारे प्यारे हर्ट्स कमेंट कॉलम में आप देते जाएं। ठीक है, मैं एक एक बच्चे के एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो सारे लोग अपने अपने कमेंट को जरूर दिया करें। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश रहेगी, सभी लोग एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दो जिससे मेरा और भी उत्साह बढ़ सके। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अमेरिका से। तो अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। तो आपको पता होगा मैकमोहन रेखा जो कि चीन और भारत के बीच खींची गई एक रेखा है, तो इसको अमेरिका ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। बड़ी न्यूज़ है। तो एक द्विपक्षीय संकल्पना संचालित करी गई है जिसमें अमेरिका द्वारा मैकमोहन रेखा जो कि चाइना और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करी गई है। इसको अपनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकृति दे दी है अमेरिका देश ने। तो याद रखिएगा, डिटेल न्यूज़ के अंदर जाने मैकमोहन रेखा क्या है। तो मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में चाइना और भारत के बीच वास्तविक सीमा के रूप में काम करती है। यह विशेष रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। पश्चिम में भूटान से और पूर्व में म्यांमार तक ये बनी हुई है। चीन ने ऐतिहासिक रूप से सीमा के मामले में विवाद किया है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है। तो ये सारी न्यूज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर कई सारे राज्यों की बात आई है, तो यहाँ पर मैं एक एक राज्य की बात करूँगा। सबसे पहले तो चीन देश की बात करेंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है चाइना, जिसकी राजधानी क्या है आप जानते ही हैं, बीजिंग इसकी राजधानी है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये संघाई है। बात करें चाइना की, तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही नए प्रधानमंत्री बने थे, ली कियांग इनका नाम है। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, तो सी जिनपिंग है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर कई सारे राज्य चर्चा में रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश की मैंने बात करी। अरुणाचल प्रदेश में बात करें किसकी सरकार है, तो याद रखिए पेमा खांडू की यहाँ पर सरकार है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो केती परनायक यहाँ के नवनिर्वाचित गवर्नर है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बात करी भूटान देश की, जिसकी राजधानी थिम्पू है। करेंसी इसकी क्या है, चलिए बताइए कमेंट कॉलम में। म्यांमार की बात करी, जिसकी राजधानी नई पैताओ है, इसकी भी करेंसी आप कमेंट कॉलम में बताएं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो एक तो आपकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी इंक्रीजमेंट होगी, और दूसरी चीज़ जो आपके भाई बहन हैं जो लाइव जुड़े हैं या रिकॉर्डेड क्लास को बाद में देखते हैं, उनको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से पता हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कॉलम में आंसर किया करें। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो क्या आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, क्या वो रेड क्लिफ रेखा है? अगर हाँ, तो आप ये बताइए रेड क्लिफ रेखा को किस एक ईयर में खींचा गया था, और ये भी बताइए कि मैक-मोहन रेखा को भारत और चाइना के बीच किस एक ईयर में खींचा गया था। दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ अनूप बागाची को नियुक्त किया गया है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ अनूप बागची को नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान एमडी और सीईओ एनएस कन्नन जून 2023 में अपनी अवधि समापन होने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, और उनके उत्तराधिकारी जो आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं वर्तमान में, अनूप बागची, ये नए एमडी और सीईओ 19 जून 2023 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट्स। याद रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है, तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। और क्या आप जानते हैं डीसिब कैटेगरी क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसमें वो बैंकें होती हैं किसी भी देश की जिनकी टैगलाइन होती है टू बिग टू फेल, यानी इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं ये कि इनको फेल कर पाना ही असंभव होता है। इसी डीसिप कैटेगरी में हमारे देश की 3 बैंकें आती हैं। लगातार कई सालों से 3 बैंकें डीसिप कैटेगरी में आती हैं। कौन कौन? एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 2 है प्राइवेट सेक्टर की बैंक, पहली एचडीएफसी और दूसरी है आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ के अलावा मैंने आपको कितनी सारी स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर कराया। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं वर्तमान में कौन है, जाइए कमेंट कॉलम में और बताइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे से। 21 मार्च को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। उसमें से पहला है नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे हर वर्ष 21 मार्च को मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इस दिन को जातिवाद और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करने के लिए मनाया जाता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्ली भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। आइए इस दिन का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने 1960 में रंग भेद पास कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चलाकर 69 लोगों को मार डाला था। उसी के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट डे है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को मनाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो कमेंट कॉलम में जाकर आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट डे से है। अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य
सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और यह दिन वनों के बाहर सभी प्रकार के वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के साथ साथ समुदायों के बीच मूल्यों के महत्व और पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो ओवरऑल केवल इस डेट को याद रखना, 21 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। आइए इसका भी इतिहास जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया। यह दिन सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता और बढ़ाता है, याद रखिएगा। और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर देशों को वृक्षारोपण अभियान जैसे वनों और पेड़ों से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट डे से है। मैंने बोला ना कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे 21 मार्च को मनाए जाते हैं। तो अगला डे है वर्ल्ड पोएट्री डे 2023। तो दुनिया भर में हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन कविता और जीवन में इसके महत्व को मनाने का एक अवसर है। कविता जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप बहुत सारे ऐसे कवियों को भी जानते होंगे जिनकी कविताएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो आइए इस दिन का भी कुछ इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस दिन की थीम क्या रही है। तो विश्व कवि दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑलवेज बी अ पोएट। फिर से देख लीजिए, ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज, ठीक है। ये इस दिन की थीम रही है। इसका इतिहास क्या है? तो विश्व कविता दिवस की शुरुआत पेरिस में सबसे पहले मानी जाती है कि इस दिन की शुरुआत पेरिस में हुई थी। 1999 संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने पहली बार जीवन में कविता की भूमिका को सम्मानित करने का विचार किया और विश्व कविता दिवस 2023 पहली बार अक्टूबर में मनाया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के लिए एक विशिष्ट तिथि निश्चित करी थी। तो याद रखिएगा 21 मार्च को विश्व कवि दिवस और कविता दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल की घोषणा करी गई है और भारत के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। 2022 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके हैं रतन टाटा, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 3800 करोड़ रुपए है। गवर्नर जनरल के कार्यालय द्वारा जारी बयान में यह भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए उनके समर्थन की मान्यता में वह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्ति के साथ औपचारिक राष्ट्रीय मान्यता के योग्य हैं। तो याद रखिएगा ये नाम रतन टाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, भारतीय उद्योगपति हैं। इनको विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जाकर कमेंट कॉलम में आंसर करें। बढ़ते फिलहाल आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। क्या है आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़? तो आज की आखिरी न्यूज़ है क्रिकेट क्षेत्र से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टिम पेन ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने क्वींसलैंड के खिलाफ अपने अंतिम शेफील्ड शील्ड फर्स्ट क्लास मैच के खेलने के बाद ये निर्णय लिया है। तो बस आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है टिम पेन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, कुछ ही दिन कैप्टन रहे थे। और याद रखिएगा बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद इन्हें कप्तानी से भी हटा दिया गया था, ठीक है। तो बात करें इनकी, तो इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। बात करें क्रिकेट की, तो आपको पता है इस समय WPL चल रहा है, यानी वीमेन प्रीमियर लीग। जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग पुरुषों का, वैसे ही महिलाओं का IPL पहली बार हुआ है जिसका नाम वीमेन प्रीमियर लीग है। और जो समाप्ति की ओर भी है। तो सभी लोग जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं या फिर जो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो सारे लोग इस पर नज़र जमा कर रखिएगा, ठीक है। बात करें WPL की, विमेन प्रीमियर लीग, तो स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ की बिककर सबसे महंगी विमेन प्रीमियर लीग की खिलाड़ी रही। इसके अलावा IPL की बात करें तो IPL में एक बहुत बड़ा नाम है सैम करन, जो कि सबसे महंगे बिककर सबसे महंगे IPL के इतिहास के खिलाड़ी बने। तो कमेंट कॉलम में जाकर दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहला तो ये स्मृति मंधाना को
किस एक फ्रेंचाइजी ने खरीदा, और दूसरा ये सैम करन को किस एक फ्रेंचाइजी ने खरीदा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें। तो कैसी लगी आपको क्लास, ये भी आप कमेंट कॉलम में जाकर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक काम करिए, वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करिए, कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे हार्ट्स दीजिए, होमवर्क का आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद की जा सके इस चैनल के माध्यम से। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।